नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। जीत के बाद सीएम योगी का दिल्ली दौरा है जो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज सीएम की हम बात करेंगे, हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं, कार्यक्रम के बारे में आपको बताते हैं सबसे पहले, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब देखिए सुबह 11:30 बजे वो हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यूं तो उनके आने का कार्यक्रम 11 तारीख का था, फिर वो 12 को चला और अब आज की जानकारी आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो हैं वो दिल्ली में मौजूद नहीं थे, लिहाजा आज की तारीख तय हुई थी। हिंडन एयरपोर्ट से यूपी सदन जाएंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री। उसके बाद जो है आज पीएम मोदी से सीएम मुलाकात भी करेंगे। वैसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अमित शाह जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। यूं तो मुख्यमंत्री ने, आप जानते हैं, इस्तीफा दिया हुआ है, नई सरकार का गठन होना है और निमंत्रण देने वो आ रहे हैं, तो शपथ ग्रहण में शामिल होने का वो न्योता देंगे जिसके लिए वो आ रहे हैं। और ये मानकर चलिए कि ये जो शपथ ग्रहण है ये भव्य होने वाला है। जिस तरह की प्रचंड जीत हुई है, जो अनुमान था, जिस तरह से सीटें आई है, उस लिहाज से भी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ है और दिल्ली से पवन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं लखनऊ से अनामिका का ही रुख करती हूँ। अनामिका, ये जो पूरा कार्यक्रम है लखनऊ से कब रवाना होंगे, जरा एक बार मुख्यमंत्री का बताइएगा। देखिए जीनत, मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री आवास पर ही है। देखिए मुख्यमंत्री आवास पे जो हलचल है वो थोड़ी बढ़ी हुई है, हालांकि जो समय है अभी थोड़ा लगेगा मुख्यमंत्री को यहाँ से निकलने के लिए। यहाँ से निकलकर मुख्यमंत्री सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से फिर वो इसके बाद वो हिंडन जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा रहे हो। इसके पहले भी सीएम कई बार 5 साल के कार्यकाल में इसके पहले भी गए हैं, लेकिन आज मौका बड़ा है। सरकार बनने के बाद, उत्तर प्रदेश में कमल खिलने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली जा रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो नई सरकार के प्रारूप को लेकर, नई सरकार के गठन को लेकर तमाम बैठकें होने वाली हैं। पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह से लेकर तमाम नेताओं से मुलाकात होने वाली है। आपने इसके पहले जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात नेताओं से होने वाली है। सबसे पहले मोदी से मुलाकात होने वाली है, चूंकि कल भी पीएम मोदी दिल्ली में नहीं थे, परसों भी दिल्ली में नहीं थे, लिहाजा जो कार्यक्रम था सीएम का वो 11 को टला, 12 को गया, फिर 12 के बाद माफ कीजिएगा आज वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है आज दिन भर का कार्यक्रम। लेकिन इसके पहले कल देर शाम 7 बजे के बाद मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो यूपी के बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो शामिल हुए थे। माना यह जा रहा था कि दिल्ली जाने से पहले ये जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है दिल्ली जाने से पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर, वो नई सरकार के प्रारूप को लेकर ही हुई है। अपनी ओर से एक रिपोर्ट, अपनी ओर से एक आकलन तैयार किया गया है, जो जाकर के दिल्ली में भी बताया जाएगा, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके बाद से नई सरकार को लेकर के जो ऊपर से निर्देश मिलेंगे, शपथ ग्रहण की तारीख तय होगी, उसको लेकर की बातचीत होगी। और जब मुख्यमंत्री लखनऊ आएंगे वापस, तो नई तारीख को लेकर सामने आएंगे, शपथ ग्रहण को लेकर, और नई सरकार के पूरे ब्लूप्रिंट को लेकर लखनऊ वापस आएंगे मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठकों के बाद। ठीक है नामिका, तो दिल्ली आ रहे हैं, तैयारियां जो है यूपी में पहले ही हो चुकी हैं एक तरह से। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, दिल्ली किस तरह से तैयार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। बेशक से मुख्यमंत्री कई बार आए, लेकिन इस बार का आना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि नई सरकार बनी है और इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है, तो उसके बाद में दिल्ली में हलचल बढ़ना बहुत लाजमी सी बात है। क्योंकि अब तमाम जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें पुराने कई सारे चेहरे हार गए हैं या कई सारे चेहरों को अब वापस संगठन की ओर शिफ्ट किया जाएगा। तो ऐसे में नए मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, किस तरह से कास्ट का इक्वेशन तैयार किया जाएगा, किस तरह से एरिया वाइज एक इक्वेशन तैयार किया जाएगा, तो इन सब बातों पर दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक बड़ी चर्चा होने वाली है। पहले मुख्यमंत्री जो है वो 9 बजे सुबह दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन अब उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास वो अब लखनऊ से रवाना होंगे और तकरीबन 12 बजे के आसपास वो दिल्ली यूपी सदन पहुंचेंगे। उसके बाद में तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इन 3 लोग के साथ आज मुलाकात होनी है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं, हालांकि अभी उसका समय कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री देर शाम तक
या कहें देर रात तक अहमदाबाद में मौजूद थे। लगातार कई ठीक है पवन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें 24 की झलक नजर आएगी। कुछ राजनीति के दिग्गज ये भी कहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मंत्रिमंडल तैयार किया जाएगा। मैं आपके पास आती हूँ, अमित हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि हिंडन एयरपोर्ट ही पहुंचने का सबसे पहले कार्यक्रम है। तो जरा अमित हमें बताइएगा क्या जानकारी है। 11:30 बजे ये कहा गया कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, जरा बताइएगा। अमित शायद जो है जवाब सवाल नहीं सुन पा रहे हैं, हम बात करने की फिर से कोशिश करेंगे। अनामिका, जो मैंने बात कही, आपने कहा कि तैयारियां जो कल मीटिंग हुई हैं, और ये मान के चलिए कि ये जो मंत्रिमंडल बनेगा, जो तैयारियां हुई हैं, जो महामंथन हुआ है कल पूरे दिन की बैठक में और जो बात होगी उसमें 24 की छाप जरूर नजर आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जीनत। देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो चुनाव जीतने के बाद से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, ये सभी जानते हैं। और 2022 के चुनाव के बाद 2024 की झलक ही नहीं दिखाई देगी, बल्कि उसका पूरा का पूरा हम देखेंगे कि कैसे एक स्ट्रैटेजी के तहत इसको किया गया है। महत्वपूर्ण है कि 1.5 साल के बाद ही उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो जो 2019 का परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, उसको दोहराने का प्रयास रहेगा। और उस बार जो लड़ाई होगी 2024 से, वो कांग्रेस को से होगी बीजेपी की। उसको देखते हुए मुस्लिम वोटों को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, किस तरीके से बाकी रणनीति अपनाई जाए, कैसे मंत्रियों को उनके क्षेत्र में ज्यादा मजबूत किया जाए ताकि लोकसभा सीटों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर पाए वो, और अच्छी परफॉर्मेंस हो पाए। इसको देखते हुए 2024 की झलक दिखाई देगी। लेकिन हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि देखना ये होगा कि पिछली कौन कौन से चेहरे ऐसे थे जिनको दोबारा जगह मिलती है, नहीं मिलती, एमएलसी बनाने के बाद डिप्टी सीएम बनते हैं, नहीं बनते हैं, बेबी रानी मौर्य से लेकर के केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, इनकी भूमिका क्या होती है सरकार में, नहीं होती है, इनकी भूमिका 2024 में क्या होगी, बहुत सारी बातें। ठीक है, इस पर हम नजर बना के रखेंगे। क्या कुछ जो ऑफिसर्स अब नौकरी छोड़कर जब आते हैं राजनीति में, क्या उन्हें भी मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। इस पर तो आप जितनी बात करें उतना ही कम है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी का एक्शन प्लान शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि सीएम ने चुनाव में किए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रबंधन टीम से भी मुलाकात कर सरकार के काम का रोड मैप समझाया। प्रचंड जीत से गदगद बीजेपी नेताओं में शुभकामनाओं का दौर जारी है। 37 साल बाद प्रदेश में पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई है, इसलिए बीजेपी के लिए ये दोहरी खुशी है। ऐसे में सीएम योगी काम को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारियों ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर काम करना शुरू भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद भले ही यूपी में अभी नई सरकार का गठन ना हुआ हो, लेकिन इसके पहले ही चुनावी वादों को पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलने के बाद से अधिकारियों की ओर से कुछ प्रस्तावों पर काम करना शुरू भी कर दिया गया है। खबर ये भी है कि सीएम योगी ने उन संकल्पों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं जिसमें किसानों, गरीबों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए वादे किए गए हैं। एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, होली के बाद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी बीजेपी। दूसरे दलों से आए नेताओं को भी मिल सकता है मौका। चुनाव हारे कुछ मंत्रियों को भी मिल सकता है मौका। बीजेपी के कैडर कार्यकर्ताओं को भी सबसे ज्यादा मौका मिलेगा, यानी कि जो जमीन पर लंबे समय से जो पूरा एक काडर है जो काम कर रहा है, उसे भी मौका मिलेगा। तो अब इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए जो दूसरे दलों से आए हैं उन्हें भी मौका मिलने की बात है, कुछ मंत्री चुनाव हारे हैं तो उन्हें भी मौका मिलने की बात है, और जो काडर है उसे भी। आज सुबह 10 बजे सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक में 5 राज्यों में चुनाव नतीजों पर चर्चा होगी। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज शाम को होने वाली है। उससे पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। बहुमत नहीं मिलने पर पार्टी के नेताओं में मंथन का दौर जारी है। इस बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिवपाल यादव ने मुलाकात की। विपक्ष नेताओं ने हार स्वीकार करते हुए कारणों की समीक्षा करने की बात कही है। यूपी में चुनावी नतीजों के बाद लखनऊ में चाचा शिवपाल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की।
चाचा और भतीजे के बीच नतीजों को लेकर मंथन हुआ। शिवपाल यादव ने कहा कि हार को स्वीकार करते हैं, हार के कारणों की समीक्षा होगी। हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल की करीब 1 घंटे बातचीत चली, जिसमें हार के कारणों पर समीक्षा की गई। देखिए, समय अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी में हार को स्वीकार करना और समीक्षा का दौर चल रहा है। लखनऊ पूर्व सीट से हारने वाले एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कविता के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य ही मेरा धर्म है। कहते हैं ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित मैं भयभीत नहीं। संघर्ष के पथ पे जो मिले, ये भी सही वो भी सही, चाहे मुझे तप दो या अभिशाप दो, कर्तव्य के पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। संघर्ष के पथ पे ये भी सही वो भी सही। खैर, ये सियासत है, हार जीत तो लगी रहती है। अब नेताओं को जनता की उन जरूरतों को समझने की जरूरत है जिसे हारने वाले ने नजरअंदाज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता विरोधी दल को लेकर बड़ी सरगर्मियां हैं। आप देखते हैं कौन होगा नेता विरोधी दल, इस पर लगातार मीटिंग हो रही है। और जो कल मुलाकात हुई है उसे भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मिलते हैं। और समाजवादी पार्टी में अब बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि विरोधी दल का नेता, आप ये समझिए कि समाजवादी पार्टी की जब सबसे बड़ी गलती का जिक्र होता है तो वो ये कि आखिर में एक्टिव होना। अगर शुरू से रहते तो तस्वीर और होती। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, अब सभी की निगाहें उस चेहरे पर टिकी है जो विरोधी दल का नेता होगा। जरा ग्राउंड पे जो चर्चा है हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि तकनीकी तौर से समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की अपनी जब बैठक कर लेगी और ख़ास तौर से जब सरकार बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी पहले जो पक्ष जीता है उसके नेता सदन का ऐलान होगा, फिर नेता विरोधी दल का ऐलान होगा। लेकिन 21 तारीख यानी 21 मार्च जो बहुत अहम है, जब तमाम जीते हुए विधायकों को बुलाया गया है और इस बात की समीक्षा की जाएगी कि आखिर जो हार के कारण क्या रहे। हालांकि दूसरे शिफ्ट में फिर हारे हुए लोग को बुलाया जाएगा। जहां तक नामों का सवाल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ऐसे नाम को नेता पोजीशन के तौर पर लाने की कोशिश करेंगे जो जातिगत आंकड़ों के आधार पर न सिर्फ ओबीसी चंक का जो वोट बैंक है उसको फोकस कर सके। तो आप ये बात मानकर चलें कि बहुत सोच समझ करके चुनाव होगा, क्योंकि इससे पहले नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी थे, ठीक है, वो इलेक्शन क्योंकि हार गए हैं। तो ऐसे में जो नाम बहुत तेजी से चल रहे हैं उसमें इंजी सरोज का भी नाम है, शिवपाल सिंह यादव का नाम भी है, कमाल अख्तर का नाम है, इसके अलावा माता प्रसाद पांडे का नाम चल रहा है। लेकिन आखिरी फैसला सपा अध्यक्ष को ही लेना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जो फैसला होगा सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।